हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप लोग स्टार IQ एप्लीकेशन से CET मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत करके एक एक बात अच्छे से आपको पढ़ाई जा रही है। एक रूरल मार्केटिंग का वीडियो डेमो वीडियो के रूप में आपका यूट्यूब पे कल रात को मैंने पब्लिश किया था, आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डेमो का मतलब तो होता है बेटा टीचिंग स्किल्स होती है। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं वैसे तो, और कंटेंट 100% बाइलिंगुअल होगा। आप लोग अगर पढ़ने वाले हैं, सीरियस एस्पिरेंट है तो 60 मिनट की क्लास है। अगर या 50 की है या 40 की है, एक एक मिनट आपके लिए प्रॉपर वहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो बहुत ही गजब का कंटेंट है, सिलेबस ओरिएंटेड है। जो जो सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं उस तरीके से एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो आप लोगों का ये पैसा 100% वसूल हो जाएगा पढ़ने के पर्सपेक्टिव तो। और अगर आप लोग किताब पढ़ना चाहते हैं तो हरियाणा जीके की बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, इसको आप सर्च करके ले सकते हैं। और पिछले सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, कौन से साल में लड़ा गया था ये। तो चौसा का युद्ध जो है ना, ये लड़ा गया था, बैटल ऑफ चौसा जो है ना 1539 के अंदर लड़ा गया था। ये चौसा का युद्ध 1539 में, जो आज का वर्तमान में बिहार का बक्सर जिले के पास में एक चौसा नामक जगह है, जो शेरशाह सूरी तब शेर खां हुआ करता था और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच में लड़ा गया था ये। और बाबर की मृत्यु के बाद में 1530 के बाद में हुमायूं है वो मुगल गद्दी पे बैठा था, सिंहासन पे बैठा था। इसके बाद में अगली बात क्या आती है, अगली बात इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं को अफगान सरदारों से बहुत खतरा था, विशेषकर शेर खां जो बाद में शेरशाह सूरी की गद्दी के रूप में गद्दी पे बैठा था। इसने बिहार और बंगाल के अंदर अपनी अच्छे तरीके से पावर है उसको सेटअप किया था। इन दोनों के बीच में क्या है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। इसी करके जो है ना, ये हुमायूं ने शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए जो है ना पहले पूर्व की ओर कूच किया था। और 26 जून 1539 को ये युद्ध हुआ था चौसा बक्सर बिहार के पास में। हुमायूं की सेना की खराब रणनीति थी और बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे, उसके कारण जो है ना उनको हारना पड़ा। और शेरशाह सूरी है ये इसमें युद्ध में जीता था। रात्रि आक्रमण और हाथियों के उपयोग जैसे प्रभावी रणनीतियों के चलते हुए मुगल सेना को हरा दिया गया था। रिजल्ट ये निकला कि हुमायूं की हार हुई, मुगल सेना की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हुमायूं को बड़ी मुश्किल से गंगा तैरकर एक जलवाहक की मदद से जो है ना बच के निकलना पड़ा या भागना पड़ा। इसके बाद में शेर खान ने अपने आप को शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी और हुमायूं के लिए एक बड़ा झटका था। उत्तरी भारत में मुगल शक्ति यहाँ पे कमज़ोर हुई थी। 1540 में कन्नौज युद्ध हुआ था अगले ही साल में, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हराया था इसके अंदर आपका। और उसके बाद में पर्शिया भागना पड़ा था हुमायूं को। वैसे तो आप लोग भगोड़ा ही कहा करते हैं, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। बाद में दिल्ली में लाइब्रेरी से एक पैर फिसल के गिरा था, तो मौत भी तो ऐसे ही हुई थी, लुढ़क के ही हुई थी, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि भिवानी जिले के गांव बामला की बॉक्सर ने तीसरी बेल्ट और रोड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है अनुष्का दुहन। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक रहेगा। अनुष्का दुहन भिवानी जिले के गांव बामला की है और 16 साल की मुक्केबाज है। तीसरी बेल्ट और रोड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। 17 से 29 अगस्त 2025 तक ये चैंपियनशिप हुई थी। 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर ये मेडल जीता है। द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच जगदीश सिंह के मार्गदर्शन में इन्होंने ये चैंपियनशिप को जीता है। और अगला सवाल आता है कि हरियाणा सरकार ने कृषकों को फसल नुकसान के मुआवजे के लिए किस पोर्टल के माध्यम से 12 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा दिया है। तो ये पोर्टल का नाम है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है। 12 जिलों के अंदर जो है ना अभी लगभग 1402 गांव हैं, उनमें वर्षा और बाढ़ से फसलों का नुकसान हुआ है, इसलिए उसको 12 सितंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। 38,286 किसानों ने जो है इस पे दावे दर्ज किए हैं। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत उपायों की निगरानी के लिए कौन सी संस्था का प्रत्यक्ष रूप से जो है ना स्टार्ट की है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्या आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कहा करते हैं SDMA के नाम से जाना करते हैं हम लोग। 12 जिलों के लिए लगभग 1402 गाँवों के लिए 10 सितंबर तक जो है ना वो पोर्टल ओपन रहेगा आपका।
ये सॉरी इसका पोर्टल 10 सितंबर ही रहना चाहिए, यहाँ पे 10 सितंबर कर देते हैं, ठीक कर रखा है। 12 ज़िले हैं और 10 सितंबर है, इसको 10 सितंबर कर लेते हैं। 10 सितंबर तक ये पोर्टल ओपन किया है। ज़िले 12 है, सितंबर 10 है, ठीक है। और ये ज़िले कौन कौन से हैं सर, जैसे कि रोहतक है, हिसार है, चरखी दादरी है, ये सभी पोर्टल है। खरीफ फसल इस बार तो खैर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ ही है। और जैसे ना हमारे सेंटर के अंदर क्या है, एक सेंटर के अंदर आपका बोर्ड है जिसको आप लोग कहा करते हो NDMA के नाम से जानते हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के बारे में बात करते हो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ऐसे ऐसे ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसका काम क्या है, इसका काम सेम टू सेम राज्य के अंदर डिजास्टर कभी आता है तो उसको कंट्रोल करना है। SDMA कब बना था सर, SDMA बना था साल 2005 के अंदर बना था। इसका अध्यक्ष जब भी होगा ना SDMA का, वो अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री ही होंगे, तो ये याद रखना है आपको। इसका काम क्या होता है सर, देखो हमारे सिलेबस CET मेंस में स्पेशल इसके लिए आती है। अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट के रूप में बता देता हूँ। एक तो इसका काम आता है पॉलिसी बनाना, राज्य के अंदर कोई भी आपदा प्रबंधन की जो पॉलिसी होगी, कैसे भी मान लेते हैं बाढ़ से, भूकंप से, ज्वालामुखी से निपट कैसे सकते हैं। एक राज्य योजना तैयार करना, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करना, लोगों को जागरूकता देना। जागरूकता का मतलब क्या है सर, जागरूकता का मतलब कि बाढ़ आए तो बाढ़ से कैसे बच सकते हैं, इसके अलावा भूकंप से कैसे बच सकते हैं, इसके अलावा चक्रवात से कैसे बच सकते हैं, इसको पहले से ही लोगों को थोड़ा अवेयर करना। और इसके अलावा तैयारी और राहत है, जैसे आपदा आने पर राहत कार्य है, या इसके अलावा उसकी व्यवस्थाएं तैयार करना। तो इससे तालमेल खाती है, मतलब SDF जो है ना आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, ये कैसे काम करता है, ये काम करता है हमेशा NDRF के साथ में काम करता है। ये NDRF के साथ में मिलके काम करता है, उसमें तालमेल बिठाने वाली एजेंसियां हैं, तो मतलब ये स्टेट की एजेंसियां होती है, ये ध्यान रखना है डियर आप लोगों को, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा सवाल बन सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। और NDRF का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, मतलब एक प्रकार की पूरी एजेंसी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है, जिसके अंदर बेसिकली CRPF आते हैं, BSF के कुछ जवान हैं, ITBP भी आते हैं, CISF है, इनसे सबसे जवान लिए जाते हैं जब भी NDRF के रूप में काम करते हैं। अभी तक भारत में 16 बटालियन है NDRF की, याद रखना। और हर बटालियन के अंदर 1149 कर्मचारी काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, जैसे हर जगह पे कहीं पे बाढ़ आ गई है तो वहाँ दवाइयाँ पहुँचा देना, रेस्क्यू के काम करना, ठीक है ना, लोगों को जो बेसिकली फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना, उसके लिए काम करता है ये। राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में राज्यपाल श्री असीम कुमार घोष ने और उनकी पत्नी जो है ना, जिनका नाम मित्रा घोष है, इन्होंने कितने TB रोगियों के पोषण संबंधी सहायता प्रदान करके उनको गोद लिया है, तो गोद लिया है टोटल 5 लोगों को गोद लिया है। राज्यपाल जी ने अभी रिसेंटली 5 TB पेशेंट को गोद लिया है, और ये गोद लिया है एक अभियान है जिसका नाम है निक्षय मित्र अभियान। इसके चलते हुए देखो, निक्षय मित्र अभियान जो है, इसका मतलब है TB रोगियों के मित्र। निक्षय का मतलब देखो, आप क्षय रोग किसको बोलते हो, क्षय रोग बोलते हो, TB को बोलते हो, ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हो। और निक्षय का मतलब क्या हो गया, निक्षय का मतलब होगा TB को खत्म कर देना। तो इसके लिए क्या है सर, एक कॉर्पोरेट जनप्रतिनिधि कोई भी पर्सन को गोद ले सकता है। गोद का मतलब क्या है, उन पेशेंट के लिए दवाइयों का खर्चा वो उठाएंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2022 में की थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट की थी। यह प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है। इसका टारगेट यही है कि TB को ख़त्म करना है, रोगियों के पोषण, उनकी जांच, उनके रोजगार, उनके सामाजिक सहयोग उनको उपलब्ध करवाना, सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, तो इसका काम है। और इसमें क्या आर्थिक सहायता दी जाती है, 500 से 1000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा इनको कम से कम 6 महीने तक एक पोषण किट भी मिलती है, जिसके अंदर अनाज है, दाल है, दूध है, अंडे हैं, तेल है, जिस तरीके के लोग जो खाना पसंद करते हैं उस तरीके से चीज़ें इसमें मिलती है। तो इसका बेनिफिट यही है, हेल्प इन फास्ट ट्रैकिंग TB एलिमिनेशन। देखो, इस साल के एंड तक TB को ख़त्म करने का टारगेट है हमारा, रोगियों को इलाज देना है। मोटो भी इसका यही है, TB हारेगा देश जीतेगा। TB डे कब मनाते हैं, TB डे कब मनाते हैं, तो TB डे मनाते हैं हम लोग हर साल 24 मार्च को मनाते हैं। 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे सेलिब्रेट किया करते हैं, TB डे सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि TB जो है ना, वो होता कौन सा रोग है। TB होता है फेफड़ों का रोग होता है, फेफड़ों से खून बाहर निकलता है, खांसी के साथ में प्लूरा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली वीक पड़ जाती है उसी वजह से ही। और TB बेसिकली जो है ना, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ है, याद रखना।
किस देश ने देश में पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार प्रदान करने में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो जो देश है वो तो हमारा भारत है। देश में जो राज्य है वो हमारा अपना जो है वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है, याद रखना है डियर आप लोगों को यहाँ पे। और पहला राज्य हरियाणा ही है देश का जिन्होंने ऐसा काम किया है। और इसके साथ साथ जो है ना हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक अच्छा अमाउंट देता है। जैसे 593 करोड़ रुपए जो है ना टोटल प्राइज मनी दी जा चुकी है हरियाणा के द्वारा। और इसके अलावा जो है ना नगद पुरस्कार के साथ साथ 298 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की ओर से मान्यता भी दिया जा रहा है फिलहाल के लिए। इसका टारगेट ये है कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करवाना। इसके अलावा खिलाड़ियों को खेल के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे सरकार अगर प्राइज़ मनी देती है तो इससे बेनिफिट होता है, खिलाड़ी जो है ना खेल में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। भारत को खेल हब के रूप में सेटअप करना है। जैसे हरियाणा क्या करता है कि ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल, यूथ ओलंपिक में गोल्ड लाता है उनको 10 लाख मिलता है, सिल्वर लाने पे 7.5 मिलते हैं, ब्रोंज लाने पे 5 मिलते हैं। यूथ एशियन गेम्स में 7 लाख मिलते हैं, सिल्वर पे 5 मिलते हैं, ब्रोंज पे 3 मिलते हैं। इसके बाद में यूथ कॉमनवेल्थ गेम में 5 मिलते हैं गोल्ड लाने पे, वर्ल्ड कप में भी 5 लाख मिलते हैं और एशियन चैंपियनशिप में 4 लाख मिलते हैं गोल्ड लाने पे। ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो उसमें गोल्ड लाने पे हरियाणा 6 करोड़ देता है, सिल्वर लाने पे 4 करोड़, ब्रोंज लाने पे 2.5 करोड़। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने पे हरियाणा 3 करोड़ देता है, सिल्वर लाने पे 1.5 करोड़, ब्रोंज लाने पे 75 लाख। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लाने पे 1.5 करोड़ है, सिल्वर मेडल पे 75 लाख है, ब्रोंज मेडल लाने पर 50 लाख रुपए मिलते हैं। पैरा एशियन गेम्स जो है ना ये ऑप्शनल होते हैं वैसे, पर इसमें 3 करोड़ गोल्ड के लिए, 1.5 करोड़ जो है वो सिल्वर के लिए, और इसमें जो है ना 75 लाख रुपए मिलते हैं ब्रोंज के लिए। पैरा एशियन ऑप्शनल गेम जो बोलते हैं उनके अंदर ऐसी प्राइज मनी है। इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन और है जो रिवीजन पर्सपेक्टिव है ये, जैसे कि पहले पढ़ा रखे हैं पर रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको कि हाल ही में गुरुग्राम की अरावली क्षेत्र में 750 एकड़ का शहरी वन, मात्र वन जो है, पहले इसको किसने स्टार्ट, इसको पहल का नाम क्या सर, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान स्टार्ट किया गया है। गुरुग्राम में मात्र वन शहरी वन का शुभारंभ किया किसने था, ये भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जलवायु परिवर्तन मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर संरक्षित क्षेत्र मित्थाथल और तिगराना जो है ये 2 साइट है, दोनों की दोनों भिवानी की साइट है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा मित्थाथल और भिवानी जो है ना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, याद रखना आप लोग। इसके अलावा हरियाणा में मात्र वन शहरी वन परियोजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो देखो जैव विविधता को बढ़ावा देना उद्देश्य है, जलवायु सहनशीलता को मजबूत करना, पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं विकसित करना, IT हब वाली कोई तरीका है नहीं इसमें। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, डिटेल से बताइएगा कर्क रेखा। अच्छा एक कमेंट में और भी लिखना आप लोग मुझे, कर्क रेखा कितनी राजधानियों से होकर गुजरती है ये भी बताना मुझे आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, अपना ख्याल जरूर रखना। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम।